नमस्कार प्यारे बच्चों। तो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जो कक्षाएं हैं उनका क्रम आगे बढ़ाते हुए हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यय और अव्यय के भेद। तो सबसे पहले अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्द हमारे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द है वो कहलाते हैं। तो अव्यय शब्द जो है उसके आगे भेद होते हैं, जिनके अंतर्गत सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इन उपभेदों के अंतर्गत सबसे पहले हम जो है वो चर्चा करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। तो देखते हैं कि क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में हमारे सामने दो शब्द हैं, एक है क्रिया और दूसरा है विशेषण। तो क्रिया वो होती है जो संज्ञा के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताती है। विशेषण वो है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे पढ़ते हैं हम, पहले तो हमने पढ़ा है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और इन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम और उसके भेद है जो हमने वो पिछली ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था, तो उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया और विशेषण के बारे में। तो इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बनता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो है जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या है? क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं क्रिया विशेषण का। इसमें आता है बच्चा जोर से चिल्लाया। अब जो चिल्लाया है, चिल्लाना, ये क्या है? इसमें क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बताई गई है किसके माध्यम से? शब्द है जोर से, इसके माध्यम से। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द हमें वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण शब्द के आगे जो भेद है वो 4 प्रकार के भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा स्थानवाची। स्थानवाची क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में बताते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम स्थानवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रीमा इधर बैठी है। तो क्रिया इसमें है हमारा बैठना, और इस बैठना क्रिया के बारे में जो शब्द है वो स्थान के बारे में बता रहा है, क्या है? इधर। तो इधर जो शब्द है वो हमारा बैठना क्रिया के स्थानवाची विशेषता के बारे में बता रहा है, इसलिए जो इधर है वो हमारा स्थानवाची क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण का दूसरा जो है भेद वो है हमारा कालवाची। काल होता है हमारा समय, यानी कि
समय, जो क्रिया के घटित होने के समय के बारे में बताता है, वो हमारा कालवाची क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। तो इसमें हम एक उदाहरण देखेंगे कि जैसे मैं कल कालवाची में हम एक उदाहरण देखेंगे, मैं कल जा रहा हूं। इसमें हम देखेंगे मैं कल जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो क्रिया है वो है हमारी जाऊंगा, और इस क्रिया की विशेषता यानी कि जो कल है वो इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, और किसमें, एक समय के माध्यम से बता रहा है। तो जो कल है वो हमारा क्या हो जाएगा, कालवाची क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। जैसे मैं कल जाऊंगा, मैं कल नहीं आ रहा, ठीक है, मैं कल नहीं आऊंगा। तो इस प्रकार के जो समय की विशेषता के बारे में बताते हैं, या ऐसे शब्द जो क्रिया की समय की विशेषता बताएंगे, वो हमारे कालवाची क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तीसरा इसमें आता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति से तात्पर्य होता है हमारा तरीका, यानी कि क्रिया घटित हुई है, लेकिन उसके घटित होने का तरीका क्या है, उसका ढंग क्या है। तो क्रिया के घटित होने के ढंग के बारे में जो शब्द बताते हैं वो हमारे रीतिवाची क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब इसके अंदर रीतिवाचक में हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे मैं चलता चलता रुक गया। मैं चलता चलता रुक गया। तो अब इसमें क्रिया क्या है, रुकना। उदाहरण लिखते हैं इसमें, मैं चलता चलता अचानक रुक गया। तो क्रिया जो है इस वाक्य में वो है हमारी रुकना, और रुकने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो क्या है हमारा अचानक। तो जो अचानक शब्द है वो क्रिया के रुकने, क्रिया के घटित होने के तरीके के बारे में बता रहा है, उसके ढंग के बारे में बता रहा है। इसलिए जो अचानक है, एकाएक है, ठीक है, सहसा है, धीमा है, तेज है, भली भांति है, ये जो शब्द हैं ये सब हमारे रीतिवाची क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और क्रिया विशेषण का हमारा जो अंतिम भेद है वो है हमारा परिणामवाची क्रिया विशेषण। तो परिणामवाची क्रिया विशेषण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं परिणाम क्या होता है, परिमाण क्या होता है, सॉरी परिमाण। परिमाण होता है जिससे हमें किसी भी वस्तु के बारे में उसके नापतोल या मात्रा का ज्ञान होता है, वही हमारा परिमाण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी जब जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे ही परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसका, तुम इतना क्यों बोलती हो, तुम इतना क्यों बोलती हो। अब क्रिया है हमारी यहां बोलना, तो इस बोलना क्रिया की मात्रा निर्धारित हो रही है, मात्रा के बारे में हमें ज्ञान हो रहा है या ज्ञात हो रहा है कि इतना,
इतना से तात्पर्य है यानी कि अत्यधिक बोलना। तो क्रिया के जब मात्रा संबंधी विषयों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है तो उसे ही हम परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अव्यय के 5 भेदों के अंतर्गत सबसे पहला जो भेद था हमारा क्रिया विशेषण की क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और उसके आगे 4 उपभेद हमने पढ़े थे। पहला स्थानवाची, दूसरा कालवाची, तीसरा रीतिवाची और चौथा परिमाणवाची। तो स्थानवाची होता है कि जिसमें स्थान की विशेषताएं बताई जाती है, यानी कि जो शब्द क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में बताता है वो हमारा स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाता है। दूसरा है कालवाची, क्रिया के घटित होने के समय के बारे में बताता है वो हमारा कालवाची क्रिया विशेषण होता है। और तीसरा हमारा क्रिया के घटित होने के तरीके या ढंग के बारे में बताता है तो वो हमारा रीतिवाची क्रिया विशेषण होता है। और चौथा हमारा परिमाणवाची जो है वो क्रिया के मात्रा के संबंध के विषय में हमें बताता है तो वो हमारा परिमाणवाची क्रिया विशेषण होता है। तो अव्यय के आगे क्रिया विशेषण को छोड़कर जो अन्य उपभेद हैं जिनमें समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका एक सब्सक्राइबर जो बढ़ता है उसी के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने का। तो ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही जारी रहेगी। धन्यवाद।